हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी पत्नी के विरुद्ध किन काउंटर केसेस को करें, किन किन धाराओं में उनके विरुद्ध मुकदमे लिखाएं जिससे उनके ऊपर इक्वल प्रेशर क्रिएट हो और वो आपसे सुलह समझौता कर ले और आप लोगों की सारी चीज़ें ठीक हो जाए। अगर डाइवोर्स लेना हो तो दोनों लोग म्यूचुअली डाइवोर्स ले लें या उनको भी सजा हो जाए उनके गलत कृत्यों के लिए। आप सबकी मंशा यही रहती है कि भाई साहब मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने मेरे साथ गलत किया हुआ है और उसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। आप सबका कंसर्न यही रहता है। लेकिन जनरली आदमी होने के कारण आपके पास किसी प्रकार के एकदम जेंडर स्पेसिफिक कानून नहीं है कि उनके विरुद्ध आप कोई दंडात्मक कार्रवाई कर सके। लेकिन पत्नी के पास हम सब जानते हैं 498A का मुकदमा लिखाने का प्रोविजन है। डीवी एक्ट में बहुत सारे केसेस वो लिखा सकती हैं आपके विरुद्ध। 377 भी लगा सकती हैं, घर वालों के विरुद्ध आपके 376 भी लगा सकती हैं और धाराओं में मुकदमा दर्ज करा सकती हैं। लेकिन आपके पास क्या अधिकार है, तो आज वही डिस्कशन करूंगा कि आप किन जो है सेक्शंस में उनके विरुद्ध मुकदमे लिखा सकते हैं और उनको कैसे जेल भेज सकते हैं, क्या प्रोविजंस का आपको इस्तेमाल करना। डिटेल में वीडियो बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला कि अगर आपकी वाइफ जो है आपके ऊपर कोई फॉल्स एलिगेशन लगा रही है तो उनके विरुद्ध आप सेक्शन 211 आईपीसी में मुकदमा लिखा सकते हैं जिसमें उनको 7 साल की सजा हो सकती है। मतलब फॉल्स एलिगेशन का तात्पर्य जैसे उन्होंने आपके ऊपर मारपीट का एलिगेशन लगाया, लेकिन जिस दिन मारपीट का एलिगेशन लगाया उससे प्रूफ हो रहा होता है कि आप उस दिन पर्टिकुलर जगह पर थे ही नहीं। जैसे आप अपने ऑफिस में नौकरी कर रहे थे, वो ऑफिस के अटेंडेंस शीट अवेलेबल है आपके पास, ठीक है, या उस शहर में थे नहीं, आपके पास फ्लाइट के टिकट्स हैं, आपने किसी और होटल में चेक इन किया, वहाँ की बुकिंग डिटेल्स हैं आपके पास। जिस दिन का घटनाक्रम दिखाया गया उस दिन आप थे ही नहीं, लेकिन आपके ऊपर एलिगेशन लगा दिया गया कि इन्होंने जो है मेरे साथ मारपीट करी हुई थी इस तारीख को, और उस तारीख को क्योंकि आप थे नहीं, आपके पास एविडेंस है, यानी कि झूठे आपके विरुद्ध जो है आरोप लगाए गए हैं, तो आप डायरेक्ट इनके खिलाफ इन सेक्शंस में एफआईआर लिखाकर उनको जेल भेज सकते हैं। लेकिन अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखेगी तो क्या करोगे, तो सीधी सी बात है, आपको 156(3) में कोर्ट जाना है और कोर्ट की शरण लेके एफआईआर दर्ज करानी है और उसके बाद उनको आगे जेल भेज देना है, ठीक है। उसके दूसरा चीज आप क्या आता है, सेक्शन 3 डीपी एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की बात हम लोग करते हैं, जिसमें पत्नी जनरली एफआईआर में लिखाती है कि मैंने अपनी हैसियत से ज्यादा, मेरे पिताजी ने, मेरे भाई ने अपनी हैसियत से ज्यादा इनको दान दहेज दिया। तो दहेज लेना देना दोनों अपराध है। भाई आपने दिया, आप कह रही, हम तो कह रहे हैं हमने नहीं लिया, लेकिन आप कह रही हो आपने दिया, तो उसके लिए 5 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माने का भी प्रोविजन है, क्योंकि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, ठीक है। एक बंदा कह रहा है कि हमने चोरी करी और दूसरा कह रहा है कि हमने चोरी नहीं करी। जिसने चोरी करी है भाई उसके ऊपर तो एलिगेशन लगता है ना, उसके ऊपर अपराध तो बनता ही बनता, उनके ऊपर इसमें भी 3/4 डीपी एक्ट में भी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में भी उनके विरुद्ध एफआईआर लिखाकर आप उनको जेल भेज सकते हैं। उसके बाद अगला सेक्शन क्या है, 340 सीआरपीसी में। 340 सीआरपीसी ये कहता है कि जैसे आपकी वाइफ जो है सेक्शन 24 एचएमए की एप्लीकेशन में झूठ बोल रही है, सेक्शन 125 की एप्लीकेशन में झूठ बोल रही है, यानी कि मेंटेनेंस लेने के लिए जब आप डाइवोर्स केस डालते हैं तो 24 की एप्लीकेशन आपकी वाइफ ने लगा दिया, या सेपरेट मेंटेनेंस की एप्लीकेशन उन्होंने लगा दी 125 की कोर्ट के अंदर, और आपको पता है कि वो एफिडेविट पर, कोर्ट फाइल पर झूठ बोल रही हैं, आपके पास प्रूफ है इस चीज़ का कि जैसे वो कह रही है वो कमा नहीं रही, आपके पास उनका ऑफर लेटर है, वो कह रही है उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पास उनकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं, ये सारे एविडेंसेस आपके पास उपलब्ध है और आप जो है जान रहे हो सब कुछ सच है। जैसे आपकी वाइफ ने कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए उन्होंने अपनी डिग्री छुपा ली, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन छुपा लिया, एज छुपा लिया, ये सारी चीज़ें आपकी वाइफ ने छुपा लिया। तो एविडेंस की स्टेज पर आप 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो इनको भी उस प्रोविजन के तहत, उस एप्लीकेशन के तहत सजा होने का प्रावधान होगा अगर वो ऐसा कुछ कर रही हैं तो। इसलिए डरने की जरूरत नहीं। देखिए, चीजें आपको खोद के अपने लिए निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि आप मर्द हैं, आपके पास कोई जेंडर स्पेसिफिक कानून है नहीं, जो उपलब्ध है उसी में आपको खोद के ढूंढ के अपने फेवर में चीजें निकालनी पड़ेगी। उसके बाद 497 सीआरपीसी, एडल्ट्री तो हम एक तरीके से कहते हैं एबॉलिश हो गया है, खत्म हो गया है, लेकिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपकी वाइफ किसी के साथ एडल्ट्री में रह रही हैं तो सिविल सूट फॉर डैमेजेस इनके विरुद्ध करिए और इनके बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट करिए जो इनके साथ रिलेशनशिप में रह रहा है, जिसकी वजह से आपकी बदनामी हो रही है, प्रतिष्ठा आंच लग रही है, एकदम जीवन आपका बर्बाद हो जा रहा है। तो इसलिए सिविल सूट फॉर डैमेजेस इन दोनों के ऊपर करिए, इनके बॉयफ्रेंड के ऊपर भी और इनके ऊपर भी आप सिविल सूट फॉर डैमेजेस कर सकते हैं। उसके बाद अगला केस डेफेमेशन, सेक्शन 500। अगर आपकी वाइफ जो है आपकी बदनामी कर रही, पब्लिक प्लेस पर कर रही, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कर रही है, जैसे कि सोशल मीडिया पर आपके कोई इंपॉर्टेंट कह दे रही है, या आपके ऑफिस में जाके आपके ऑफिस में कलीग्स के सामने चिल्ला रही है, वहां पर आपको नपुंसक कह दे रही है, तो जाहिर सी बात है डिफेम कर रही है, आपकी बेइज्जती कर रही है, इंसल्ट कर रही है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कर रही है। देखिए, डिफेमेशन उसी कंडीशन में माना जाएगा जब वो जो है
अदर देन टू, यानी हस्बैंड वाइफ के अतिरिक्त जो प्राइवेट बात थी जो किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ के अलावा किसी और व्यक्ति को पता चल रही है तो डिफेमेशन माना जाएगा। उससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी, कोई भी आपको हे दृष्टि से देखेगा और लोग चिढ़ाएंगे और मजाक करेंगे। इसलिए आप इन सेक्शंस में इनके ऊपर FIR लिखा सकती हैं। अब जैसे आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो और सीनियर सिटीजन्स के साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा अगर कर रही हैं तो सेक्शन 24 लगा सकते हैं सीनियर सिटीजन एक्ट का। उसमें वो एप्लीकेशन पड़ेगी या तो SDM साहब के यहाँ, तो कलेक्टर साहब के यहाँ, वहाँ कंप्लेंट दीजिए। 30 दिन में फैसला हो जाता है। 90 दिन में जो है इसका अपील का पीरियड होता है। इसमें 3 महीने की सजा और 5,000 का जुर्माना भी लग जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी वाइफ ने आपके साथ मारपीट करी हुई है, लड़ाई झगड़ा करा हुआ है, गाली गलौज किया हुआ है, अगर हल्की मारपीट है तो 323 लगा दीजिए, गंभीर प्रकृति की मारपीट है तो 324 और 25 लगा दीजिए, उसमें भी सजा का प्रोविजन है। और इनकम अगर उन्होंने कहा कि 40 लाख रुपए उन्होंने शादी में देके दहेज शादी करी थी तो भाई इनकम टैक्स की कार्रवाई करिए, टैक्स रिवीजन पिटीशन डालिए, इनके खिलाफ इनकम टैक्स के विरुद्ध के द्वारा कार्रवाई करवाई कि भाई ये 40 लाख रुपए आए कहाँ से, या तो प्रॉपर्टी एलिनेशन करी होगी या तो इन्होंने कोई बैंक से निकाला होगा। लेकिन जब प्रॉपर्टी ही ना हो उतनी इनकी वैल्यू की, तो प्रॉपर्टी एलिनेट नहीं हुई है, घर में कोई कैश इतना रख नहीं सकता है, तो इस कंडीशन में भी आप इनको इरिटेट कर सकते हैं। और उसके बाद जब केस जीत जाइए तो कॉम्पनसेशन की डिमांड कर लीजिए। केस जीत जाने के बाद बाकी चोरी वगैरह, अगर इन्होंने आपके घर से सामान बिना परमिशन के, आप नहीं रहे, एक चाबी इनके पास है, ये लेके चली गई, तो 379 लगा सकते हैं। कुछ इन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोड्यूस किए हैं तो उसके लिए 420 वगैरह आप लगा सकते हो। ठीक है, ये सारे सेक्शंस आप इनके ऊपर इम्पोज करके इनको जेल भेज सकते हो। और ऐसा नहीं है कि जेल नहीं होगी पत्नी को। अब आप बहुत सारे लोग इसमें कहेंगे भाई साहब क्या किसी पत्नी को जेल होते देखा है? होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन आप एक राइट डायरेक्शन में अप्रोप्रिएट तरीके से लड़ोगे तो आप डेफिनेटली उनको जेल कारित करा पाओगे। अगर आप सोचो नहीं लड़ोगे, बिना लड़े सब कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। बाकी किसी प्रकार की समस्या है, कोई फर्दर डिटेल चाहिए कुछ भी, तो आप डेफिनेटली जो है डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल्स देख सकते हो, वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी कोई समस्या हो तो अपने लॉयर से कंसल्ट करिए। योर लॉयर कैन टेल यू इन अ बेटर मैनर। ठीक है, आप कोई भी वैधिक सलाह आप अपने वकील साहब से लीजिए जो आप जिनको आपने कंसल्ट कर रखा हुआ है। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस से ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।